दूसरा वेव ऑप्टिक्स। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक लाइट को हम कंसिडर करते हैं कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हम मानते हैं कि फोटोन जो है ना, फोटोन का पाथ ही क्या है, लाइट है। तो हम मानते हैं कि लाइट ना एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे लाइन में ट्रेवल करेगा, उसको क्या कहेंगे? रे ऑफ लाइट कहेंगे। अच्छा, बहुत सारी रे अगर एक साथ मिल जाए तो ये क्या बन जाती है? हाँ, किसकी आवाज है क्या? बीम। एक सिंगल रे है और ये सब एक साथ मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? बीम बन जाएगी। इसकी हेल्प से ना हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। बाकी जब हम लोग देखेंगे लाइट क्या है, आगे चल के ना हमको एक चैप्टर पढ़ना है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूअल नेचर, कभी कभी पार्टिकल नेचर शो करते हैं और कभी कभी वेव। हम भी तो मैटर है, क्या हमारा भी कुछ वेव है? हाँ, हमारी भी वेव है। मैंने प्रॉमिस किया ना, आप लोग क्लास में अपनी अपनी वेव निकालेंगे कुछ दिन के बाद। जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना ड्यूअल नेचर, तो आप लोग सब निकाल सकते हो कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आपका वेवलेंथ क्या है, कि आप लोग मैटर भी हो, आप क्या हो, वेव भी हो। तो वेव जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें कंसिडर करेंगे कि लाइट जो है ना वेव है, और इसके हेल्प से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब फेनोमेना भी हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल तो आ जाते हैं हम लोग किस पे? रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला फेनोमेना हमको देखना है किसका? रिफ्लेक्शन का। क्या होता है रिफ्लेक्शन? हाँ, जब रे ऑफ लाइट किसी मीडियम से टकराती है ना, तो वो वापस से उस मीडियम में पेनिट्रेट ना करके वापस से ना जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही थी उसी में क्या हो जाती है? बाउंस बैक हो जाती है। अगर ये हमारा कोई एक सरफेस है, इसके ऊपर ये रे ऑफ लाइट आई, अगर ये आर पार हो गई तो वो रिफ्लेक्शन में आ जाएगा। लेकिन ये क्या करी, रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में बाउंस बैक हो गई है। देखो ऐसा ही आप एक बॉल भी फेंकते हैं तो बॉल भी तो ऐसी चले जाती है, बॉल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सरफेस के ऊपर। उस पॉइंट पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जहाँ पे इंसिडेंट रे आगे स्ट्राइक की थी। इस परपेंडिकुलर को हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल। इसे हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। और इसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन के दो लॉ, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कि फास्ट चल रहे हैं। रिफ्लेक्शन के दो लॉ थे। पहला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ये दो लॉ हो गए। अच्छा, दो टाइप के भी ना रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नॉर्मल रिफ्लेक्शन वो होता है जिसमें ना सरफेस हमारी ना एकदम रेगुलर रहती है, तो जो रे ऑफ लाइट ऐसे आई वो ऐसे बाउंस बैक, ऐसे आई वो ऐसे बाउंस बैक, जो ऐसे आई वो ऐसे बाउंस बैक हो जाएगी। तो जो हमें इमेज दिखेगी ना वो एकदम क्लियर दिखाई देती है, जो आप मिरर में देखते हो। लेकिन जैसे ये स्टील की बॉटल है, इससे भी ना रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन वहां पे सरफेस ना उतनी रेगुलर नहीं है। तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई ऐसे निकल गई, एक ऐसे आई और ऐसे निकल गई, कोई ऐसे आई ऐसे निकल गई। इसलिए वहां पे हमको ना शार्प क्लियर इमेज नहीं दिखती है। अगर आप उसमें देखोगे तो कुछ कुछ तो दिखेगा कि हाँ सामने मैं दिख रहा हूँ, लेकिन क्या क्लियर इमेज दिखती है? नहीं। तो सरफेस अगर हमारी रेगुलर नहीं है ना, तो हमें कौन सा रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है? डिफ्यूज। और अगर हमारी सरफेस रेगुलर होती है, एकदम प्लेन होती है, तो कौन सा रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही पढ़ेंगे। इसके बाद क्या देखा था हमने? ठीक है, तो उसके बाद प्लेन मिरर के बारे में तो ज्यादा कुछ है नहीं। हमारे सिलेबस में मेनली कौन सा है? स्फेरिकल मिरर और लेंसेज। हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा स्फीयर ले लेंगे। एक बड़ा सा ये हमने स्फीयर लिया, ये पूरा फुटबॉल के जैसे है, थ्री डायमेंशनल। हम इसका एक हिस्सा यहाँ पे ऐसा कट कर दिया। अब देखो ये हिस्सा कट करके मैं अलग निकाल रहा हूँ। ये देखो डैश डैश बना दिया, इसका मतलब ये हिस्सा मैंने अलग कर दिया है, ये वाला हिस्सा जो हमारे काम का है। अब इसमें देखो, इसमें मैंने एक जिस स्फीयर का ये पार्ट था, उस स्फीयर का क्या रहा होगा? एक सेंटर रहा होगा। अब उस सेंटर से पास होते हुए और ये जो हिस्सा हमने कट किया है ना, इसके भी सेंटर पॉइंट पे, ये जो आपने निकाला है कट करके हिस्सा, इसके सेंटर पॉइंट को हम कहेंगे पोल। सेंटर और पोल को मिलाती हुई एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये क्या बन जाएगी? प्रिंसिपल एक्सेस। तो परसों ही पढ़े ना हम लोगों ने, तो थोड़ा सा लाउड आवाज आनी चाहिए, ठीक है? क्या बन गया ये? प्रिंसिपल एक्सेस। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम एक स्पेरिकल स्फीयर लिया हम लोगों ने, ग्लास का, ट्रांसपेरेंट है पूरा, उसमें से एक हिस्सा हमने कट कर दिया। इमेजिन करो, एक आपने तरबूज लिया, तरबूज को एक हिस्सा को आपने कट कर दिया, तो कैसा हिस्सा दिखाई देगा? ऐसा कटोरी जैसा, क्योंकि हॉलो है तो अंदर में पूरा खाली रहेगा। ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, इसके सेंटर पॉइंट को हमने नाम दे दिया पोल, और जिस स्फीयर से वो कटा था उसका सेंटर और पोल को मिला दिया तो वो बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये उसकी रेडियस है,
है ना। ये हर जगह तो रेडियस सेम ही होगी, इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कहीं पे भी हो। अच्छा, सेंटर और पोल के बीच में एक पॉइंट होगा जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और एक खास बात होती है, फोकस की पोल की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ कभी आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं रहती, हमेशा गिवन होती है क्या, रेडियस। फोकल लेंथ इज ऑलवेज रेडियस का आधा। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला था, फोकल लेंथ का हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये हो गया सेंटर, ये हो गया कर्वेचर, ये हो गया फोकस, फोकल लेंथ, ये प्रिंसिपल एक्सिस। और एक और चीज कि यहां से लेके यहां तक की ये जो लेंथ होती है स्ट्रेट, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपर्चर। नाम सुने हो अपर्चर? अपर्चर का मतलब वो हिस्सा होता है जिससे ना लाइट अंदर आएगी। अपर्चर जितना ज्यादा होता है उतनी रोशनी अंदर आती है, उतनी क्लियर इमेज बनती है। मोबाइल वोबाइल लोगे देखना, उसमें कैमरे के स्पेसिफिकेशन में रहता है इसका अपर्चर कितना है। अपर्चर जितना ज्यादा होता है ना, उतनी ज्यादा लाइट इसके अंदर आएगी और उतनी क्लियर इमेज बनेगी। ठीक है, तो अपर्चर क्या है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की ये लीनियर डिस्टेंस, ये हो जाता है क्या, अपर्चर। ठीक है, इसको नोट नहीं करवाया था क्या? ठीक है, तो बताओ अभी ये कौन सा लेंस बन गया? अभी तो बना ही नहीं है, अभी तो ये ग्लास का पीस है, आर पार देख सकते हो। उसमें एक साइड हमें क्या करना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है। वो भी किसकी पॉलिश, कोई भी पेंट उठा के पॉलिश नहीं, किसकी, मेटल की। तो हम इसमें क्या करते हैं, जनरली लीड की या सिल्वर की या मरकरी की, उस चीज की पॉलिश कर देते हैं। अगर मैंने बाहर में पॉलिश कर दी तो ये अंदर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव। ये कौन सा मिरर बन जाएगा, कॉन्केव मिरर। ये बन गया हमारा कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर से हम लोग शुरुआत करेंगे। ये हो गया हमारा कॉन्केव मिरर, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये डैश लाइन से दिखाना जरूरी है कि ये कौन सा मिरर है। ठीक है, आगे चल के हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये इसके यहाँ पे अगर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया मतलब ये कॉन्केव मिरर है, और इसके उस तरफ अगर मैंने इमेज ऑब्जेक्ट रखा तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने एक कॉन्केव मिरर बनाया है। कॉन्केव मिरर, एक इसका सेंटर होगा, एक इसका फोकस होगा, ये इसका पोल हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। साइन कन्वेंशन वगैरह भी देख ली थी ना हम लोगों ने। हाँ, एक बार फिर से मैं इसमें रिवाइज करा दूंगा। चलिए, इसमें लिखिएगा, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर। स्केल वगैरह लेके आए आप लोग, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्केव मिरर, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्केव मिरर। सबसे पहला केस है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो इसमें ना बड़े बड़े शब्दों में लिख लेना कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है ना, तो रेज आर पैरेलल। ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे होता है तो रे हमेशा क्या हो जाती है, पैरेलल। क्यों पैरेलल हो जाती है वो भी एक बार देख लो कि मान लो यहाँ पे ये आपकी आईज है, ये आपकी आईज है ये। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो देखो, इससे एक रे निकली ये और एक रे निकली ये, दोनों के बीच में कुछ एंगल तो दिख रहा है। लेकिन मान लो ये रेज बहुत दूर से आ रही है, बहुत दूर से, ये वाली रेज बहुत दूर से आ रही है। एक रे आ रही है यहाँ से और दूसरी रे आ रही है यहाँ से। अब इसका ये वाला हिस्सा बस देखो, ऐसा लग रहा है ना ऑलमोस्ट पैरेलल है। अंदर वाला ये हिस्सा देखो, इसकी तो इनफाइनाइट डिस्टेंस भी नहीं। अगर बहुत दूर से आती है तो देखो, जब ऑब्जेक्ट पास में होता है ना तो ये एंगल थोड़ा सा ज्यादा होता है, दिख रहा है ये एंगल ज्यादा है। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर होता है तो देखो एंगल कम हो गया। एंगल कम होते होते कितना हो सकता है, जीरो। और दो रेज के बीच का एंगल या दो लाइन के बीच का एंगल जीरो है, मतलब वो क्या है, पैरेलल। लाइन तो हमेशा स्ट्रेट ही होती है भाई। दो लाइंस के बीच का एंगल, ये देखो, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इसको धीरे धीरे ऐसे लाऊंगा तो क्या होने लगेगा, एंगल इसका कम होने लगेगा। अब क्या हो गया, इन दोनों के बीच एंगल जीरो। एंगल जीरो इसका मतलब पैरेलल है। तो देखो यहाँ पे एंगल धीरे धीरे कम हो रहा है, ऑब्जेक्ट जितना दूर जाएगा एंगल उतना कम होते जाएगा। क्योंकि छोटे से हिस्से पे फोकस करो ना, ऐसा लगेगा तुमको ऑलमोस्ट कि पैरेलल है, जबकि तो डिस्टेंस इनफाइनाइट भी नहीं है ना। तो हमें बस याद रखना है कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा ना तो रेज ना पैरेलल होगा।
ठीक है, चलो भाई, तो रेज हमारी पैरेलल है। एक रे आई ये और दूसरी रे आई ये। चलो भाई, रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर का पहला लॉ, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होती है? फोकस से। ये तो हमको याद रखना है, चार लॉ है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी ना, तो वो फोकस से पास होती जाएगी। ये देखो, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये भी रे रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से ही जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फानाइट पे है, तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है? कहाँ बन रही है उसकी इमेज? रेज कहाँ मिली? फोकस पे। तो इमेज कहाँ पे मिलती है? एट फोकस। अच्छा, इमेज रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है? कैसे रियल? हाँ, जब भी रेज ना एक्चुअल में मीट करें, तब इमेज कैसी बनती है? हमेशा रियल। तो इमेज जो बनेगी वो रियल, और जो भी रियल चीज है वो हमेशा उल्टी होती है। तो इमेज ना यहाँ पे हमेशा आपको कैसी दिखाई देगी? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज। और इमेज बड़ी दिख रही है कि छोटी दिख रही है? पॉइंट साइज की इमेज बन रही है, देखो, डिमिनिश, हाईली डिमिनिश। हाँ बोलो। हाईली डिमिनिश। तो इमेज बन रही है फोकस के ऊपर, और एक्चुअल में रेज मीट कर रही है, इसलिए बन रही है रियल। और रियल होती है तो हमेशा इन्वर्टेड होती है, और इसका साइज कैसा है? एक्चुअल ऑब्जेक्ट छोटा है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला केस। दूसरा केस क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है ना, वो इन्फानाइट पे नहीं है, वो यहाँ कहीं पे है, सेंटर के जस्ट पहले कहीं। दूसरा केस हो जाएगा इधर, तीसरा केस हो जाएगा इधर, चौथा केस हो जाएगा इधर। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट है, थोड़ा फास्ट करेंगे। केस टू, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर। इंफिनिटी एंड सेंटर, ये है सेंटर, ये है फोकस, ये है फोकस। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं ए बी। ए से दो रेज निकली, क्या ए से दो ही रेज निकलेंगी? नहीं, इनफाइनाइट रेज निकलती है, लेकिन हमारे जो काम किया उन्हीं के ऊपर ध्यान देंगे। तो इससे एक रे ऐसी भी तो निकलेगी जो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर पैरेलल होगी तो वो फोकस से पास हो जाएगी। उसके बाद एक दूसरी रे भी निकलेगी। दूसरी रे कहाँ से निकालें बताओ? फोकस से निकाल देते हैं। अगर दूसरी रे फोकस से निकली, अगर फोकस से पास हुई तो पता है वो पैरेलल हो जाएगी। जो पैरेलल होती है वो फोकस से पास हो जाती है, और जो फोकस से ही होके जाती है ना, वो पैरेलल हो जाती है। वैसे बता जी। हाँ, पी से भी, मैं पी से पास करा देता हूँ। ये लो, एक और रे है जो कि पोल से पास होगी। तो देखो, पोल से जितना एंगल बनाती है ना, ये जो एंगल होगा, उतने ही एंगल की इधर जाएगी। तो ये देखो, ऐसे करके निकल जाएगी। पर निकली ए से है तो सारी की सारी ना एक ही पॉइंट पे मिलेगी। देखो, जो पोल से टकराएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनाएगी, वो उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। चलो भाई, तो यहाँ पे देखो हमको इमेज दिखाई देगी। ये बन गई इमेज, ये बन गया ए डैश, ये बन गया बी डैश। चलो इमेज के ऊपर कमेंट करो, इमेज। सेम टाइम। हाँ, डिमिनिश्ड बनती है अगर ढंग से डायग्राम बनाओगे ना, तो आपकी छोटी दिखाई देगी। तो सबसे पहली बात, रियल इमेज मिल रही है हमको। और कभी कभार ये भी कमेंट पूछ लेता है एक मार्क्स क्वेश्चन में कि इमेज कहाँ मिलेगी, तो बिटवीन सी एंड एफ, है ना? तो वो पहले लिख देता हूँ मैं, इमेज कहाँ मिलेगी? बिटवीन सी एंड एफ।
क्वेश्चन पूछता है कि अगर इमेज हमें सेंटर के ऊपर मिल रही है तो बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। तो देखो बिटवीन सी एंड एफ मिलेगी हमको हमेशा इमेज। जब जब वो सी के पहले है तब तब इमेज हमेशा यहाँ पे मिलेगी। हमें रियल इमेज मिलेगी क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं। और जब भी रियल इमेज मिलती है तो वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। और अगर ढंग से डायग्राम बनाओगे तो आपको दिखेगा कि ये भी स्मॉल इमेज मिलती है। तो इसके बाद तीसरा है एट सेंटर। तीसरा एट सेंटर। तीसरा है एट सेंटर सी एफ सी। सेंटर के ऊपर ही रख दिया आपने। सेंटर के ऊपर रख दिया ऑब्जेक्ट। हाँ, मेरी ढंग से इमेज नहीं बनेगी। अदरवाइज ये सेंटर के ऊपर ही बनता है। ये देखो यहाँ से ए से दो रेज निकली। अगर आप लोग ठीक से बनाएंगे तो वैसे मिलेगा। ए से दो रेज निकली, एक पोल से गई और दूसरी फोकस से गई। फोकस से जाने वाली तो पैरेलल हो गई। और जो पोल पे स्ट्राइक की जिस एंगल पे प्रिंसिपल एक्सिस है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई। तो इमेज आपको सेम साइज की मिलेगी, रियल मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी और सेम साइज मिलेगी। हाँ, और एट सेंटर मिलेगी। चलो जो यहाँ तक बना चुके हैं, अगला केस क्या होगा बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ अभी तक तो देखो इमेज रियल मिल रही है हमको। लेकिन कॉन्केव मिरर ना एक वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। वर्चुअल इमेज कब बनेगी जब ना फोकस और पोल के बीच में होगी। चलो अगला केस है बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद होगा एट एफ और उसके बाद होगा बिटवीन एफ एंड सी। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो बताओ, मैं कॉपी में आके बता दूंगा। बता दो। अगला केस है बिटवीन सी एंड एफ। देखो ध्यान से देखो। हमने ना कुछ रूल्स पढ़े हुए हैं कि सबसे पहला रूल है कि ऑफ लाइट अगर रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर भी रे ऑफ लाइट ना प्रिंसिपल एक्सिस ये जो बीच में व्हाइट लाइट है ना इसके अंदर पैरेलल आएगी ना वो पक्का फोकस से ही पास होगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो चलो इस लॉ को हम लोग अभी यूज करके देखते हैं। ऑब्जेक्ट अगर हमारा यहाँ रखा हुआ है तो देखो इस पॉइंट ए से मैंने एक ऐसी रे निकाली जो कि ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब बताओ जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कहाँ से पास होती है, फोकस से। तो सीधा क्या करो इसको रिफ्लेक्ट करा के इसको सीधा फोकस से पास करा दो। उसके बाद हमने एक और रूल पढ़ा है। ये था पास थ्रू फोकस। उसके बाद अगला हमने रूल पढ़ा है। अगला रूल क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल से टकराती है, कुछ नया वाला यूज करेंगे। सेंटर वाला भी यूज कर सकते हैं लेकिन वो बहुत बड़ा बन जाएगा। कि अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल इससे टकराएगी, इससे पोल से, जितने एंगल पे वो टकराएगी इधर प्रिंसिपल एक्सिस से उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कोई बनाया उसको? क्या? हाँ ये वर्चुअल बनेगी। ये देखो मैं बना रहा हूँ कि ये देखो ये अगर पोल से टकराएगी तो ये ऐसे जाके इधर ये कहीं पे ऐसा मीट कर जाएगा। आप लोग बनाओ इसके से आपको वैसे ही मिलेगा।
तो देखो इमेज यहाँ पे हमको मिलेगी। देखो पहली रे तो समझ में आया, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से पास होती हुई चली जाएगी। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल से टकराई तो प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनेगा ना, रिफ्लेक्टेड रे का भी सेम उतना ही एंगल बनेगा। तो ये जितने एंगल पे आके स्ट्राइक करी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो कैसे चलेगी। तो ये ग्रीन वाली और ये दोनों आके जहां पे मीट कर रही है वहीं पे हमको कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट ए। क्योंकि वो चली कहां से थी, ए से, जहां पे मिलेगी वो कौन सा पॉइंट होगा, ए। तो इमेज में ना हम लोग नाम लिखते हैं ए डैश बी डैश। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एक चीज, इसके ऊपर कमेंट करो, कहाँ मिल रही है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे मिलेगी। दूसरी चीज रियल मिल रही है, हाँ मैग्नीफाइड मिल रही है। इसका इस्तेमाल कौन करता है पता है, डेंटिस्ट। हाँ डेंटिस्ट को थोड़ी सी बड़ी इमेज चाहिए होती है, वो उनके पास एक टूल होता है देखना जिसमें सा मिरर लगा रहता है, उसमें कॉन्केव मिरर होता है और वो आपके टीथ के एकदम क्लोज ही रहता है, तो उसको ऐसे डिस्टेंस पे रखते हैं कि उतना बड़ी इमेज दिखती है। ठीक। तो इसका इस्तेमाल कौन करेगा, डेंटिस्ट करेगा। देखो हमने यहाँ पे दो रूल आपको बता दिए, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से जाएगी, और जो पोल पे स्ट्राइक करेगी ना प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनाएगी उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको स्केल वगैरह से ना प्रॉपर बनाओगे तो बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। चलो उसके बाद अगला क्या होगा, एट फोकस। अब हम लोग बनाएंगे एट फोकस। देखो अब हमारा ऑब्जेक्ट है फोकस के ऊपर। चलो इसमें कोई नया रूल देखते हैं। दो रूल तो हमने देख लिए थे, एक तो पैरेलल वाला और दूसरा पोल वाला। एक और रूल है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से पास होती हुई जाएगी तो वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने ये माना कि देखो एक कोई रे ऑफ लाइट ऐसी भी तो जाएगी, ये देखो ये ऐसी, इसकी डायरेक्शन क्या है, रेडियल डायरेक्शन। यहाँ जो ऑब्जर्वर है मान लो उसको ऐसा लगेगा ना सेंटर से आ रही है ये वाली लाइट, तो जो ना सेंटर से होते हुए आती है वो इसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है। तो ये रे जो कि ना इस रेडियस की डायरेक्शन में आ रही है ना, ये लौट के वापस इसी डायरेक्शन में चली जाएगी। फिर से देखो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट ए, यहाँ से तो बहुत सारी रेज निकल रही है लेकिन एक ऐसी रे है जिसको आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ना ये सेंटर से होती हुई आ रही है, निकली ए से है और उसकी डायरेक्शन कैसी है, ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर से आ रही है। जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर से पास होती हुई आती है ना वो वापस से सेंटर से पास होती हुई जाएगी। तो ये ऐसी आई और ये ऐसी ही चली जाएगी। तो देखो ये हमको मिल गई पहली। उसके बाद जो पोल से टकराती है जिस एंगल से वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखो अगर ये हम देखें, ये वाली रे ऑफ लाइट ऐसी टकराएगी और ऐसी ही चली जाएगी। ये जितना एंगल बनेगा ना ये भी उतना ही एंगल बनेगा। प्रिंसिपल एक्सिस का जो एंगल बनेगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा पोल पे। समझ में आ रहा है कि नहीं, कहीं अटक तो नहीं रहा। अब जब आप इसको अच्छे से बनाओगे डायग्राम को तो आप देखोगे दोनों रे ऑफ लाइट कैसी है, पैरेलल है। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है तो ये कहाँ पे जाके मीट करेंगे, इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ मिलने वाली, इमेज एट इन्फिनिटी। और इन्फिनिट पे हम एज्यूम करते हैं ना कि रेज मिलती हैं, एक्चुअल में मिलती हैं, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल। और रियल चीज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। और ये हाईली एनलार्ज बनी, हाईली एनलार्ज क्योंकि इन्फिनिटी पे इमेज मिल रही है। लेटरल इन्वर्जन, अगर आप किसी मिरर के सामने खड़े हो, आप अपना लेफ्ट हैंड उठाते हो तो उसका कौन सा हैंड उठता है, राइट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब है उल्टा, इमेज उल्टी मिल रही है आपको। अरे घर जाना, एक अच्छा सा चम्मच लेना, उस चम्मच में अपनी शक्ल देखना, आपको उल्टी आपकी इमेज दिखेगी। इसे बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज।
हम लोग क्लास में एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, उसमें देखना आप लोगों को इमेज उल्टी मिलेगी। घर जाके करना वो चम्मच वाला चम्मच में देखना आपकी इमेज, उसी को इन्वर्टेड कहते हैं। हो गया ये वाला केस, पैरेलल हो जाती है रेस। उसके बाद लास्ट है कौन सा, कौन सा है लास्ट, आखिरी है कि हमें इमेज कहाँ मिल रही है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस और पोल के बीच। चलो देखो ध्यान से, आप लोगों को तो पता है टोटल टोटल 4 रूल हम लोगों ने पढ़े हैं। पहला, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है ना, तो ये पास थ्रू, पास थ्रू फोकस। अगर ये पास थ्रू फोकस है तो ये क्या हो जाती है, पैरेलल टू, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर फोकस से पास होगी ना तो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी। तीसरा हमने क्या देखा था, एट पोल, एट पोल एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। पोल पे प्रिंसिपल एक्सिस में एंगल देखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और चौथा क्या था, हाँ अगर पास थ्रू सेंटर है, पास थ्रू सेंटर, ट्रेस बैक थ्रू सेंटर। अगर सेंटर से पास होती हुई कोई जाएगी ना तो सेंटर से ही वापस इधर आ जाएगी। तो ये 4 रूल है हमारे पास, तो 4 में से कोई भी 2 रूल लगाओगे तो आपको इमेज मिल जाएगी। बताओ कौन कौन से 2 रूल लगाए। हाँ, पहला रूल आप बताइए कौन सा लगाए, कहाँ से पास करवाएं। फोर्थ वाला कि अगर वो सी से पास होगी ना तो सी से ही वापस हो जाएगी। तो चलो, यहाँ पे एक रे जो है ना वो ऐसी चली, ये देखिए सेंटर, यहाँ से एक रे ऐसी चली, लेकिन जब हम इसको ट्रेस बैक करेंगे ना तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ से आ रही है, सेंटर से। तो जो सेंटर की डायरेक्शन से ऐसा जाएगी वो सेंटर के वो वापस इधर चली जाएगी। हो गया पहला। तो जो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, मिरर तो ये है ना, तो उसको वो यहाँ से आती हुई कहीं से दिखाई देगी, भैया ये रे ऑफ लाइट आ रही है तो कहीं तो सोर्स होगा, उसको मिरर में दिखाई देगा सोर्स। मान लो यहाँ पे मिरर लगा हुआ है और मैंने यहाँ पे एक लेजर लाइट ली, रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में आ रही है, आप तो उधर ही देखोगे ना, आपको लगेगा वहां से आ रही है रे ऑफ लाइट, मिरर से आ रही है। तो जो भी यहाँ पे ऑब्जर्वर है ना, ये रे ऑफ लाइट जब उसके पास आएगी तो उसे लगेगा कि वो मिरर से आ रही है, अंदर से कहीं से आ रही है। चलो दूसरा रूल क्या लगाए, ठीक है चलो, इन्होंने बोला कि पोल वाला, कि जो पोल से जाएगी तो वो, देखो अगर ये ऐसी पोल से टकराई ये और रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट, देखो इतना ही बड़ा एंगल बना के वो इधर से निकल जाएगी। भाई इधर बड़ा एंगल, इधर भी बड़ा एंगल, तो जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसको देखो ये दोनों रेज उसकी आंखों में आके टकरा रही है। जब वो इनको ट्रेस बैक करेगा तो देखो इसको भी उसने ट्रेस बैक किया, ये यहाँ पे जाके मिली, तो उसको क्या लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो इधर रखा हुआ है। फिर से देखो, ये वाली रे ऑफ लाइट ऐसी निकली सेंटर की डायरेक्शन में, तो सेंटर की डायरेक्शन में वापस आ गई, जो पोल से टकराई जितने एंगल पे उतने एंगल पे इधर रिफ्लेक्ट हो गई। अब जो ऑब्जर्वर इधर खड़ा है उसको ये दोनों रे ऑफ लाइट जब वो ट्रेस बैक करेगा तो उसको लगेगा कि किस पॉइंट से आ रही है, रे निकली कौन से पॉइंट से थी, ए से, उसको यहाँ पे दिखाई देगा कि ए डैश, तो नीचे क्या आ जाएगा, बी डैश। बोलो नहीं आया तुम्हें, आसान है ना। कितने लोग चाहते हैं एक बार और बता दो, ईमानदारी। हाँ बिल्कुल ऐसी ही ऑनेस्टी होनी, आप भी चाह रहे थे। ठीक है तो बताओ यहाँ पे, बता रहा हूँ, इमेज के ऊपर कमेंट करो। हाँ इमेज वर्चुअल है, और जो भी चीज वर्चुअल होती है ना छलावा, वो हमेशा हाँ सीधा सीधा दिखता है, तो इरेक्ट इमेज बने, मतलब ये सीधी इमेज, और मैग्नीफाइड दिख रही है, एनलार्ज इमेज दिखाई दे। हाँ हाँ, एक तुम बोल रहे हो यहाँ से फोकस वाली, देखो एक ये ऐसी जाएगी और ऐसी वापस आएगी, लेकिन फोकस वाली कैसी होगी, ये ऐसी और वापस इधर, ये चली गई। उसके बाद अगली यहाँ को जाएगी और यहाँ को ऐसे टकराएगी, ये बोल रहे हो ना पैरेलल वाली,
हाँ दोनों अलग अलग दिखेगी। चलो जिनको समझ में नहीं आया था एक बार और देखो। ये है हमारा, ये है फोकस, ये सेंटर, यहाँ पे हमने रखा है एक ऑब्जेक्ट, ये इसका पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो देखो एक रे हम ऐसे निकाल रहे हैं जो कि ना रेडियस की डायरेक्शन में, रेडियस क्या होती है, सेंटर से सरकमफेरेंस। तो देखो ये सेंटर से सरकमफेरेंस, यही तो रेडियस होती है ना। तो एक ऐसी रे निकली जो कि ना रेडियस डायरेक्शन, रेडियस की डायरेक्शन को फॉलो कर रही है। देखो निकली यहाँ से है, लेकिन इसकी डायरेक्शन देखो, अगर तुम पीछे इसको ट्रेस बैक करोगे तो लगेगा कि सेंटर से आ रही है। इसने फुलफिल कर लिया। जो रेस सेंटर से पास होती हुई लाइन से आती है वो वापस से रिवर्ट बैक हो जाती है इसी डायरेक्शन में। तो देखो ये ऐसी निकलेगी और ये ऐसा पास होगी कि ना ये सेंटर से जाएगी। ये मिल गई हमको पहली रेस। उसके बाद दूसरी क्या निकालें, पोल वाली निकाले थे ना, कि पोल पे जितने एंगल से स्ट्राइक करेगी, पोल पे जितने एंगल पे स्ट्राइक करेगी, देखो ये एंगल को मेजर कर लो, सेम एंगल पे नीचे इधर बना दो। तो यहाँ जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसको तो ये दो रेज अपनी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। तो जब वो इनको ट्रेस बैक करेगा तो देखो ये इधर पे जाके और ये इधर पे जाके ये यहाँ कहीं पे मिलेगी, और यहाँ पे उसको मिल जाएगा पॉइंट ए डैश, नीचे क्या हो जाएगा बी डैश। इसमें ट्रेस बैक करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? पक्का। तो ये वाला केस भी हो गया जिसमें इमेज कहाँ मिल रही है हम लोगों को, इमेज कहाँ मिली है तो बताओ। हाँ बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे मिल रही है उसका। ठीक है। चलो इसके बाद है इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस है। ये देखो जब अंदर ऐसे पॉलिश कर दिया ना तो ये बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे होगा इसका सेंटर, यहाँ पे होगा इसका फोकस, और ये रहा हमारा पोल। तो भैया सबसे पहला केस हम लोग क्या लेते हैं हमेशा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है। इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो रेज कैसी आती है, पैरेलल आती है। अच्छा वो रूल बताओ, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है रेज तो कहाँ से पास होंगी, फोकस से। क्या इस मिरर को चीरते हुए अंदर फोकस से निकल जाएंगी, नहीं भैया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा फीलिंग आएगा कि ना वो फोकस से आ रही है। ये देखें, ये जो रे है ना, ये हो जाएगी इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक, ये हो जाएगी इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक। लेकिन ना जो ऑब्जर्वर वहां खड़ा होगा, देखो ध्यान से, ये वाली रे ऐसी आई और पता है ऐसी रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन जो ऑब्जर्वर होगा ना उसको पता है ये रे कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, उसको लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। तो फिल हो गया। जो रे पैरेलल होती है वो कहाँ से पास होती है, फोकस से। वैसे ये जो दूसरी वाली रे है ना, ये उसको ऐसी जाती हुई दिखाई देगी, उसको ऐसी लगेगा कि ये कहाँ से पास होती हुई आ रही है, फोकस। तो रे ऐसे आई और ऐसे निकल गई, लेकिन जो ऑब्जर्वर होगा ना उसको लगेगा कि फोकस से आ रही है। रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से ही पास होंगी, रियल में पास होंगी या वर्चुअली पास होंगी, ठीक है वर्चुअली पास हो रही है। तो इमेज कहाँ पे मिलेगी हमें, फोकस पे। और पॉइंट साइज इमेज बनेगी, क्योंकि सारी रेज देखो ना वहीं पे जाके मिल जा रही है, उसी पॉइंट पे, कि जितने भी पॉइंट होंगे सबके सब वही मिलने वाले, फोकस पे मिलेगी। और इमेज रियल है वर्चुअल है, वर्चुअल है, वर्चुअल है तो वो कैसी मिलेगी, इन्वर्टेड या इरेक्ट, इरेक्ट, क्योंकि वर्चुअल है तो इरेक्ट, सीधा। बच्चे बोलते सर पॉइंट साइज है आपको कैसे पता चला, अरे वर्चुअल है ना तो हमेशा क्या रहेगी, इरेक्ट। ये हो गया। उसके बाद अगला केस रखेंगे हम लोग, इसके पास में रखा हुआ है। चलो रख दो इसके पास। केस नंबर 2 रहेगा इसमें,
हाँ, नियर पोल। केस नंबर 2 है नियर पोल। इसको प्रैक्टिस कराने का मकसद यही है कि आगे डेरिवेशन में ना वो कुछ भी पूछे, क्वेश्चन में ना केस दे देता है कि कॉन्वेक्स मिरर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, चलो मिरर फॉर्मूला डिराइव करके बताओ। चलो आप लोग बनाओ इसको, नियर पोल कॉन्वेक्स मिरर के लिए। उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, एक के साथ 5 डेरिवेशन फ्री होते हैं। एक डेरिवेशन कर लो, पांचों बन जाएगी। नहीं, ये तो देखो आपने बाहर पॉलिश कर दिया तो कौन सा मिरर बन जाएगा, है ना। चलो अगला। कहाँ बनी? एक रे चली पैरेलल, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, तो ये कहाँ से पास होगी? फोकस से, फोकस से। लेकिन क्योंकि ये मिरर है, चीर के अंदर नहीं जा सकती, भाई जाएगी तो ये सेम मीडियम में ही बाउंस बैक होके, लेकिन हमें कुछ कुछ ऐसी फीलिंग आएगी कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस। जो पैरेलल है वो फोकस से ही जाएगी। हम्म? हाँ, वर्चुअल, डिमिनिश्ड, और चलो अगला क्या बना है? पोल। तो देखो जो पोल से टकराएगा, हाँ वो चूर चूर हो जाएगा, देखो सेम एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बैक। लेकिन जो ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, उसके लिए तो वो यहाँ से आ रही है ना, उसको अंदर कहीं सोर्स दिखाई देगा। जब वो इसको ट्रेस बैक करेगा, ये पॉइंट मिल गया जहां पे पीली और हरी वाली दोनों मिल रही है। पीली और हरी वाली दोनों कहाँ से निकली है? पॉइंट ए से। यहीं पे हमको कौन मिल गया? ए डैश। और यहाँ पे क्या मिल गया? बी डैश। तो इमेज कैसी बनी? डिमिनिश्ड और वर्चुअल और इरेक्ट। ये सब कमेंट पूछता है ना। तो आप लोग 2 मिनट में बना भी सकते हो उसको, अगर चारों रूल याद है। चलो भाई, नेक्स्ट क्या है हमारा? मिरर फॉर्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन या न्यूमेरिकल, फ्रिक्वेंटली पूछता रहता है। एक क्वेश्चन तो देखो आप लोगों का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आएगा ही आएगा, टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप कुछ भी, है ना, उससे आना ही आना है। और एक क्वेश्चन क्या करता है वो, या तो वो लेंस से पूछ लेगा या तो मिरर से पूछ लेगा। ठीक। तो चलिए, अब हम लोग देखेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ये स्पेरिकल मिरर के लिए है। और फॉर्मूला क्या है? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। अगर कोई पूछे क्या है मिरर फॉर्मूला, तो रिलेशन बिटवीन u v एंड f। व्हाट इज u? फ्रॉम पोल। सारे डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करेंगे। ठीक है। जो बच्चे कल क्लास अटेंड नहीं किए थे उनको एक और चीज मैं बता दूं कि डिस्टेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव हम कैसे पता करते हैं। तो देखो, अगर ये हमारा मिरर है और इसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, तो देखो ये है ऑब्जेक्ट और ये है मिरर। तो हमेशा ऑब्जेक्ट से मिरर वाली जो डायरेक्शन होती है ना, ये पॉजिटिव है। जो भी चीज इस डायरेक्शन में जाके मेजर करोगे वो क्या होगी? पॉजिटिव। और हर डिस्टेंस हम लोग मेजर कहाँ से करते हैं? पोल से। तो देखो भाई, पोल से फोकस की डिस्टेंस, ये क्या होती है? फोकल लेंथ। तुम उल्टा जाके नाप रहे हो कि सीधा? उल्टा। डायरेक्शन पॉजिटिव कौन सी है? ऑब्जेक्ट से मिरर की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है।
लेकिन सारी डिस्टेंस हम मेजर कहाँ से करते हैं? पोल से। तो देखो अगर फोकस की डिस्टेंस तुमको निकालना है पोल से, तुम्हें ऐसा उल्टा आना पड़ेगा, ये डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव। तो इसके लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट जहां रखा रहता है पोल से उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? यू। तो यहाँ पे देखो यू भी तुम उल्टा आके मेजर कर रहे हो, क्योंकि सारी डिस्टेंस मेजर कहाँ से करना है? पोल से ही। फिर हमने देखा हम ऐसे आगे मेजर कर रहे हैं, ये डायरेक्शन तो नेगेटिव है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की लोकेशन भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ठीक है। वहीं अगर तुम ये वाला मिरर देखोगे, ये वाला मिरर, ये वाले मिरर के लिए देखो, यहाँ पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये मिरर, तो ये वाली डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव। अब इसका सेंटर यहाँ पे होता है, इसका फोकस यहाँ होता है, इसका पोल यहाँ। चलो अगर मैं आपको बोलूंगा कि पोल से अगर आप फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ की डिस्टेंस है? पोल से फोकस तक की सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से ही। तो देखो इस डायरेक्शन में जाके मैं मेजर करूंगा। अब देखो ये जो डायरेक्शन है यही तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, इस बार फोकल लेंथ क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है। अगर मैं इसकी लेंथ बोलूंगा कितनी है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, इसकी लेंथ अगर बोलूंगा तो आप बताओगे ओ। मान लो इसकी इमेज यहाँ पे मिल रही है, इमेज की लेंथ है आई, तो आप इसको बोलोगे माइनस आई। क्यों? क्योंकि ये कहाँ बन रही है? नीचे की तरफ। ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव। और हॉरिजॉन्टल के केस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट से मिरर की डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव। डेरिवेशन करते करते और चीजें याद हो जाओ। ठीक है। सबसे पहला केस है हम लोगों का, आ, इसमें ना डेरिवेशन में पूछता है कि मिरर फॉर्मूला आपको किस केस के लिए निकालना है, कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। अभी हम लोगों ने पढ़े ना तो केसेस, उसमें से एक आध केस उठा के दे देगा। सारी डेरिवेशन बिल्कुल सेम, एकदम कॉपी पेस्ट। ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग कि ये हम लोगों का एक कॉनकेव मिरर बना लिया, और हम लोग का पहला केस इसमें क्या है? सॉरी, कॉन्वेक्स बन गया। इसमें हम लोग का पहला केस है कि ऑब्जेक्ट जो रखा है ना वो यहाँ रखा हुआ है, ए बी, ये सेंटर, ये फोकस, और ये फोकस। पहले एक बार देख लो, और पांचों छह डेरिवेशन में ना सेम कॉपी पेस्ट होता है, सेम, कुछ भी चेंज नहीं होता। ठीक है। बस लास्ट लाइन में ना साइन का हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। तो एकदम ध्यान से देखना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और अभी हम लोग को इसकी इमेज बनाना पड़ेगा पहले। सॉरी, इससे वो जो हमने आपको चार रूल बताया ना, कोई भी दो आप लोग यूज करेंगे। तो पहला ये वाला रूल कॉमन है कि अगर कोई रे पैरेलल है तो वो कहाँ से पास होगी? फोकस। देखो ये हमने फोकस से बनाया। उसके बाद दूसरा आप इसमें रूल लगाएंगे कि जो रे ऑफ लाइट सेंटर से पास होती हुई जाएगी वो सेम डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। तो देखो एक रे ऑफ लाइट मैंने ऐसी बनाया क्योंकि ना सेंटर से पास होती हुई जा रही है ये। तो पता है ये गई कहाँ से है? सेंटर से। तो वापस भी कैसे आएगी? सेंटर से। ये इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ये देखो टकरा के इसी डायरेक्शन में। तो देखो ये पहली रिफ्लेक्टेड रे और ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, जहां मिलेगी वहीं पे कौन होगा? हमारा ऑब्जेक्ट मिले, पॉइंट ए डैश। इसको ऐसा कर देंगे, ये क्या मिल गया? हमारा बी डैश। इतना समझ में है? अब यहाँ पे देखो हम लोगों को दो ट्राइंगल ढूंढना है। दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दिख रहा है हम लोगों को ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल हम लोग को दिख रहा है नीचे ये। ये दोनों ट्राइंगल की खास बात देखो, ये वाला एंगल कितना है? 90, और ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90। उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐसा नहीं ना सेम होगा। दो ट्राइंगल ऐसे हैं जिनके दो एंगल सेम है, तो तीसरा भी क्या होगा? सेम। तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर, ये पहली लाइन में डिक्लेयर कर देना। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। और जब भी सिमिलर होते हैं तो एक खास बात होती है, आमने सामने की साइड का रेशियो क्या होता है? सेम। तो इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू इसका बेस अपॉन इसका बेस इज इक्वल्स टू इसका हाइपोटेन्यूज अपॉन इसका हाइपोटेन्यूज। तो मुझे बताओ ट्राइंगल एबीसी में परपेंडिकुलर कितना है? ए बी। और ए डैश बी डैश सी में परपेंडिकुलर कितना है? ए डैश बी डैश। ये तो परपेंडिकुलर है ना, एंगल के सामने वाली साइड। ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। बताओ इस ट्राइंगल का बेस कितना है?
BC, और उस ट्राइंगल का बेस कितना है? B डैश C। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। एक और ट्राइंगल बनाएंगे हम लोग, ट्राइंगल नया वाला। अब क्या करेंगे, एक रे जाएगी हमारी पोल से पास होती हुई, ये सेम एंगल बनाती हुई, ये देखो सेम पॉइंट से पास हो रही, निकली ए से है ना, सारी की सारी रे वहीं से पास हो रही। तो देखो यहाँ पे ये एंगल जितना है सेम, ये भी एंगल उतना ही है। ये वाला एंगल देखो, ट्राइंगल देखो ABP और A', B', P, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ABP, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, तो डिलीट करके अब ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल और ये नीचे वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इसमें देखो ये वाली साइड, ये वाला एंगल 90, इसमें ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम, तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, सेम। तो फिर से डिक्लेयर कर देना यार, ABP और A', B', P क्या है, सिमिलर। पता है 5 डेरिवेशन में सेम यही चलेगा, ABC A', B', C सिमिलर, ABP और A', B', P सिमिलर, एक मैं कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा। तो समझ में आ गया ना क्यों सिमिलर है, तीनों एंगल अगर सेम है तो सिमिलर हो जाएगा। So since triangle ABP and A', B', P are similar, क्या हो जाएगा, ए इसका परपेंडिकुलर कितना है, ये A', B', तो AB अपॉन A', B'। फिर है माइन, अच्छा इधर जाएगी,
ठीक। साइन के साथ सारी वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है। टेक साइन। साइन कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है सब हमको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। क्या इतना समझ में आ गया? तो इसको छाप लीजिए। देखो किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना तो मुझे बोलना। यहाँ से डाउट लेके मत जाओ कि सर वो यू क्यों हो गया वो एफ क्यों हो गया वो वी क्यों हो गया प्लस माइनस क्यों हो गया। संभव ही पूरा क्लियर। तो अगला केस बनाओ कि ऑब्जेक्ट जो है सेंटर और फोकस के बीच है। तो सेम हमको ना मिरर फॉर्मूला ही डिराइव करना है लेकिन उसमें केस क्या दिया है ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। और ऐसा कोशिश करना कि ना पेंसिल ना बनाए अलग अलग कलर के पेन से बनाए। उसमें पता चलता है अच्छा ये रे आई और ऐसे चलेगी। अगर इसको रेड से बनाओगे रेड आया रेड गया मतलब ये एक ही रे है। इसको बनाओगे तो क्लियर होगा है ना।
अभी हमको समझ में आना पहले जरूरी है। अगर समझ में आएगा तो एग्जाम में भाई पेंसिल से बना दोगे ऐसे। बिना पेंसिल के इमेजिन करके बना सकते हो, अगर समझ में आया है। एग्जाम में तो कोई स्केल स्केल भी यूज नहीं करना है, रफ एंड बनाना है सीधा। सिर्फ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पूछेगा ना तो उसमें आप लोग स्केल वगैरह का यूज कर सकते हो, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल नहीं। चलो हो गया ये। नेक्स्ट फोर नाउ अगला। डिराइव मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। हाँ हाँ, उसकी जस्ट बात है। डिराइव मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्केव मिरर। इसका था डिराइव मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। कोई सा भी केस देते देखना, मैं फिर से वही लिखूंगा ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, फिर लिखूंगा ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। सेम चीजें लिखूंगा। चेंज ना बस यहाँ आएगा, पता है, यहाँ यहाँ पे प्लस माइनस में चेंज होगा, हो गया। हाँ, ए डैश बी डैश पी। हो गया। हाँ, कॉन्केव। डिराइव मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद ना घर जाके आप लोग प्रैक्टिस करोगे कि ऑब्जेक्ट ना एफ और पी के बीच रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने तो बताया सेम ये सब लाइन बनेगी, बस चेंज यहाँ पे आएगा, यहाँ। हाँ, उसके बाद बी इधर आ गया, उधर चला गया डिनोमिनेटर। हाँ, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, तो उसके बाद ये है। हो गया अगला केस। हो गया तो एफ और पी के बीच कर लेना। डेरिवेशन एकदम फिंगर टिप्स पर रहना चाहिए। विद इन 60 सेकंड आप लोग इसको डिराइव कर लो। मैं करके दिखाऊं। चलो मैं अगला वाला कर रहा हूँ। देखो वही घिसा पिटा काम फिर से करूंगा मैं। एक रे निकलेगी पैरेलल, वो कहाँ से पास हो जाएगी। देखो, देखो सेम काम मैं फिर से कर रहा हूँ। देखो, पूरे 6 केस में आपको सेम चीजें करना है। एक मिनट देख लो यहाँ पे, पिछला डेरिवेशन अगर समझ में नहीं आया तो अब आ जाएगा। उसने बोला एक कॉन्केव मिरर बनाओ, बना लिए। उसने बोला ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखो, हमने रख लिए, नाम दे दिया उसको ए बी। अब पहली चीज क्या करना है, इसमें से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालना है। बताओ ये कहाँ से पास होगी। फोकस से, जो भी रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से पास होती हुई चली जाती है। चली गई। दूसरी आप क्या बनाओगे हमेशा, सेंटर से, कि तो सेंटर से जाएगी वो कहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। तो देखो जो भी रे सेंटर से पास होती हुई जाएगी, देखो ये सेंटर से, ये देखो ये ऐसे गई थी, तो ये इसी डायरेक्शन में पीछे आ जाएगी। और जब ये इसी डायरेक्शन में पीछे को आएगी तो देखो ये यहाँ कहीं पे टकराएगी। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश।
फिर से बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ए भी है, इसके पॉइंट ए को देखो, पहली रे निकली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो वो फोकस से पास होती हुई चली गई। उसके बाद दूसरी रे हमने निकाली जो कि ना ऐसा हमें फील हो रहा है कि सेंटर से पास होती हुई जा रही है। देखो एक ऐसी रे निकाली जो सेंटर से ए को पास होती हुई यहाँ गई, टकरा के वापस से इससे पास हो जाएगी। कि दोनों रे जहां मीट कर रही है वहीं पे क्या मिलेगा, ए डैश, ऊपर क्या मिलेगा, बी डैश। अब ट्राइंगल दिख रहे हैं, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, वही कहानी लिखूंगा। देखो दोनों ट्राइंगल, ये हो गया ए बी सी और ये हो गया ए डैश बी डैश सी, दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, उसका परपेंडिकुलर उसका परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू, उसका बेस कितना है, एबीसी का बेस कितना है, प्रश्न भी, इस वाले ट्राइंगल का बेस कितना है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट है बी और ये वाला पॉइंट है सी, तो इस ट्राइंगल का बेस कितना है, बी सी। और इस वाले ट्राइंगल का बेस कितना है, बी डैश सी, बी डैश सी। तो बी सी अपॉन बी डैश सी। देखते हैं अभी तक के हम लोग सेम किए हैं क्या, देखो बिल्कुल सेम काम किए, सेम। के बाद दूसरा क्या करेंगे, पी से, तो एक रे ऐसी बनाएंगे जो कि ना पी से पास होती हुई जाए। ये देखो ये गई पी से, तो ये यहां से पास होती हुई चली जाए। अब ट्राइंगल दिख रहा है ए बी पी, और एक ट्राइंगल दिख रहा होगा ए डैश बी डैश पी। तो देखो सेम चीज में कॉपी करूंगा, क्या, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी। ये वाला ट्राइंगल देखो ए बी पी, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इसका बेस है बीपी और बड़े ट्राइंगल का बेस है ये पी बी डैश। अभी भी सेम काम किया, बस अब हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। दोनों को जैसे ही इक्वेट करेंगे तो क्या लिख सकता हूं मैं, बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी। अब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताओ ये बीसी निकालना है तुम्हें, बीसी कैसे निकाल सकते हो, ये वाली लेंथ कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ये बीसी में, हाँ, पीसी में से अगर मैं पीडी को माइनस कर दूं, पीसी में से अगर मैं पीडी को माइनस कर दूं, और बताओ ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालोगे, बी डैश सी, भैया पी से बी डैश माइनस पी से सी, पी से बी डैश माइनस पी से सी इज इक्वल्स टू, तो वही है बीपी अपॉन बी डैश पी। एक बार बताओ पी से लेके सी की डिस्टेंस क्या है, आर, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव, क्योंकि हम उल्टा आके मेजर कर रहे हैं, ज्यादा में सभी निगेटिव आएगा। उसके बाद माइनस पी से लेके बी की डिस्टेंस, पी से बी, बी पे क्या रखा है, ऑब्जेक्ट है या इमेज है, ऑब्जेक्ट, क्या बोलूंगा, माइनस यू अपॉन पी बी डैश, इस पॉइंट पे क्या रखा हुआ है, इमेज, और इमेज है तो बी, ये हो जाएगा माइनस बी, माइनस बी माइनस पी से लेके सी की डिस्टेंस, सेंटर की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर, प्लस आर या माइनस आर, माइनस आर इज इक्वल टू बी से पी से बी माइनस यू, और इधर माइनस यू, साइड को चेंज में आता है। बस इसको हम लोगों को करेक्ट करना है, क्या लिखूं इसको अब आगे, माइनस आर माइनस आर प्लस यू डिवाइडेड बाई माइनस वी प्लस आर इज इक्वल्स टू यू बाई वी। ये वापस इधर चला जाएगा तो माइनस वी आर प्लस यू वी, ये उधर चला जाएगा तो माइनस यू वी प्लस यू आर। ये निगेटिव वाला यू वी है, इधर आएगा तो प्लस यू वी बन जाएगा। ये माइनस वी आर है तो उधर जाके प्लस वी आर बन जाएगा, तो यू आर प्लस वी आर। इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं, यू आर प्लस वी आर इज इक्वल टू टू यू वी। याद है इसके बाद क्या किया था, डिवाइड बाई यू वी आर, तो सेम जगह हम लोग पहुंच गए। तो पूरा डेरिवेशन सेम, सिर्फ फर्क कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। तो आप लोग अपनी कॉपी में ये वाला डेरिवेशन भी करोगे, होमवर्क में आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वाला डेरिवेशन भी आप लोग करके लाओगे।
और कॉन्केव मिरर के लिए, कॉन्केव के लिए सबसे पहला ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, जो मैंने करवा दिया। दूसरा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तीसरा बिटवीन एफ एंड पी। ये तीनों केस आप करके लाएंगे। उसके बाद दूसरा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी आप लोग करके लाएंगे। तो ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए एक ही केस होगा, नियर होल। ये चार आप लोग करके लाएंगे। कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं आ रही? अच्छा, समझ में आया या नहीं? तो एक बार घर जाके ना प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर अभी घर जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आगे चल के हम लोगों को जब लेंस के बारे में पढ़ना है ना, तो और भी ज्यादा हम लोगों को रे डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे प्रैक्टिस होगी ना, तो वहाँ पे अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, चलो भागो।